लोगों ने कुछ बेसिक्स के बारे में सर डिस्कस किया था। आई थिंक जैसे मुझे याद पड़ रहा है कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एबेज इक्वेशन। दिस इक्वेशन वी एक्चुअली डिस्कस अबाउट दिस इक्वेशन, एम आई राइट? यस सर। ठीक है, तो इसमें जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या रोल होता है फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ द माइक्रोस्कोप, या फिर जो आपका वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ द लाइट विच वी आर यूजिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ आवर स्पेसिमेन, उसका रोल क्या है। ये सारी चीज़ें हमने थोड़ा डिस्कस करी थी प्रीवियस क्लास में, और हमने इनको वी जस्ट कोरिलेट और all these parameters with the help of this equation which is known as Abbe's equation, where d is equal to 0.5 lambda upon n sin theta। ठीक है, और शायद इन लास्ट हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि व्हाट हैपनिंग व्हेन वी एक्चुअली ऐड द इमर्सन ऑयल, है ना। इमर्सन ऑयल को हम ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, है ना। क्या करते हैं हम, क्या हम मैग्निफिकेशन करते हैं अपने स्पेसिमेन का, या हम रिजोल्यूशन उसकी इंक्रीज करते हैं, या और कुछ हम करते उसकी हैं, या हम रिजोल्यूशन स्टेनिंग इंक्रीज करते करते हैं सर। रिजोल्यूशन इंक्रीज कर हैं, है देते ना। हैं सर। So by the addition of immersion oil, because we just discussed about the parameter that how can we increase the resolution। ठीक है ना, अगर आप डिफरेंट पावर के अगर आप लेंस यूज करते हो, देन यू कैन मैग्नीफाइंग योर इमेज। Okay, with the help of some lenses you can magnifying your image, but how we will maintain or how we will retain the resolution of this image, हम उस इमेज की जो रिजोल्यूशन है उसको हम कैसे रिटेन करेंगे। इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि वी हैव few options like we just increase we just decrease the sorry we just decrease the wavelength of the light। हम wavelength लाइट की जो वेवलेंथ है हम उसको डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर हम वी कैन इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हमने ये देखा कि बाय यूजिंग इमर्सन ऑयल वी कैन इंक्रीज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड अल्टीमेटली वी कैन इम्प्रूव द रिजोल्यूशन। ठीक है, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था। और आफ्टर दैट जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, वी जस्ट डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ दिस माइक्रोस्कोप which is known as a simple bright field light microscope, or sometimes it is also called as compound light microscope, है ना। तो ये हमने डिस्कस किया था, इसके कंपोनेंट हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से कंपोनेंट होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस होता है आपका, एक सेकेंड ना, हमने इसके कंपोनेंट भी डिस्कस किए थे, पार्ट भी हमने डिस्कस किए थे, और शायद उनका हमने फंक्शन भी डिस्कस किया था कि किसका फंक्शन क्या होता है। जैसे इसमें लाइट सोर्स होगा विच इज़ यूज फॉर द जनरेशन ऑफ लाइट, जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। और सम टाइम आपका कोई मैनुअल माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, जिसमें एक मिरर भी आपको देखने को मिल सकता है, जिसमें सनलाइट भी हम यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ लाइट। और दूसरा फिर कंडेंसर लेंस होगा विच इज़ यूज फॉर द कंडेंसिंग ऑफ दिस इंसिडेंट लाइट ऑन द ऑब्जेक्ट या फिर स्पेसिमैन। ठीक है, और फिर कंडेंसर के ऊपर एक मैकेनिकल स्टेज जिसके ऊपर हम अपनी स्लाइड रखते हैं, उसको हम सेट करते हैं अपनी स्लाइड को, जिससे लाइट बीम पास होती है और फिर वो ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर जाती है। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव लेंस हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अलग अलग मैग्निफिकेशन पावर के होते हैं, और एज पर आवर नीड और एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन जस्ट चूज आवर ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, वो कौन सा हो सकता है वो हम अपनी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर, या जो साइज़ है आपके स्पेसिमेन का उसके बेसिस पर हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और देन ऑब्जेक्टिव लेंस से ये आपकी जो लाइट है वो आपकी पास होगी, विद द हेल्प ऑफ सम मिरर रिफ्लेक्ट भी होगी, और फाइनली आई पीस में एंटर करेगी। आई पीस अगेन एक लेंस है जिसके अंदर मैग्निफिकेशन की पावर है। ठीक है ना, वो उसको बढ़ा जो इमेज एक फॉर्म हुई है उस इमेज को वो दोबारा दूसरी एक और इमेज बनाएगा जो पहली वाली इमेज से बड़ी होगी। ठीक है ना, और फाइनली वो हमारे आंखों के अंदर उसकी रेज जाती है जिससे हम उसको देख पाते हैं। तो ये इसके एक ज़्यादातर माइक्रोस्कोप के अंदर मेनली आपको ये सारे कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, चाहे वो एक सिंपल माइक्रोस्कोप है लाइक यू कैन सी हियर दिस ब्राइटफील्ड माइक्रोस्कोप, और चाहे फिर वो कोई आपकी कॉम्प्लिकेटेड माइक्रोस्कोप हो, जैसे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप, या फिर आपकी कनफोकल, या फिर आपकी जो फिश कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप होती है, सभी के अंदर आपको कुछ इसी टाइप का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है Yes, ना, sir. तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के
अंदर क्या होता है कि यहाँ पर मैंने बनाया नहीं है एक्चुअली, ये ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और इसके बाद फिर हम ब्राइट फील्ड हम क्यों कह रहे थे, ब्राइट फील्ड हम इसलिए कह रहे थे बिकॉज जो हमारा स्पेसिमेन है उसकी जो इमेज बनेगी इट विल बी डार्क सॉरी, वो डार्क बनेगी और उसके जो सराउंडिंग का जो भी आसपास का जगह है इट विल बी लाइट, ठीक है ना, ब्राइट। तो वो एक ब्राइट फील्ड होगा और उसमें जो जो भी आपका स्पेसिमेन होगा वो आपको एक डार्क इमेज की तरह दिखाई देगा, इसलिए हम इसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो एक टाइप है वो है आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर सबसे पहली बात हम इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो जो इसमें इमेज होगी या जो आपका स्पेसिमेन होगा सिर्फ वही इल्यूमिनेट होगा, ठीक है ना। यानी कि जब आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप आप यूज़ करोगे तो आपका जो स्पेसिमेन है केवल वही इल्यूमिनेट होगा और जो आपको इमेज दिखाई देगी इट विल बी ब्राइटर इन ए डार्क फील्ड, ठीक है ना। यानी उसके आसपास की जो जगह है या उसके आसपास का जो सराउंडिंग है वो आपको डार्क दिखाई देगा, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा और डिस्कस करते हैं, पहले ये डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो ये है आपका द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप अलाउ a viewer to observe living unstained cells and organisms by simply changing the way in which they are illuminated, ठीक है ना। तो हम सबसे पहली बात क्या है कि हम जब डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप हम यूज़ कर रहे हैं देन वी आर ऑब्जर्विंग लिविंग ऑब्जेक्ट और लिविंग सेल, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अनस्टेन्ड सेल, ठीक है ना। तो बेसिकली माइक्रोस्कोप की कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए या टू इंक्रीज द कंट्रास्ट ऑफ माइक्रोस्कोप और टू enhance the image we just stain our ऑब्जेक्ट और स्पेसिमैन, ठीक है ना। तो हम स्टेनिंग करते हैं, स्टेनिंग करने से क्या होता है कि जो भी हमारा स्पेसिमैन होगा वो उसकी जो भी करेक्टर्स होंगे दे विल बी वेरी क्लियर, ठीक है। लेकिन कई बार लेकिन स्टेनिंग करने का एक नुकसान क्या है कि जो भी सेल है वो आपका सेल किल हो जाएगा, ठीक है ना, वो डेड हो जाएगा, क्योंकि स्टेनिंग इज ए रिग्रेस प्रोसेस जिसमें हम उसको सेल को हीट फिक्स भी कर रहे हैं, साथ में मतलब फिक्सिंग भी कर रहे हैं, उसको डिहाइड्रेट भी करते हैं कई बार, और उसको फिर हम केमिकल जो डाई होती है वो बेसिकली केमिकल्स होती है एंड आल्सो दे हैव सम एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो स्टेनिंग के साथ साथ उनके अंदर प्रॉपर्टी भी होती है, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी भी होती है। जैसे अगर आप लोगों ने ग्राम स्टेनिंग देखा होगा तो वी यूज अल्कोहल, ठीक है ना, एज ए डिक्लोराइजिंग एजेंट और एसीटोन एज ए डिक्लोराइजिंग एजेंट। तो अल्कोहल या फिर एसीटोन दे हैव एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो सेल वहाँ पर आपकी किल हो जाती है। तो फ़ायदा क्या है कि वी कैन ऑब्जर्व और वी कैन स्टडी ए कॉन्ट्रास्ट इमेज विद द हेल्प ऑफ स्टेन्स, बट द ड्रॉबैक इज दैट द सेल विल बी किल, ठीक है ना, सेल आपकी मर जाएगी। तो सम टाइम अगर हमें रिक्वायरमेंट है उस तरीके की तो हमें कई बार लिविंग सेल को देखना होता है, उसकी प्रॉपर्टी चेक करनी होती है। फॉर एग्जांपल यू जस्ट समवन वांट टू चेक द मोर्टेलिटी ऑफ द बैक्टीरिया, तो उस उसमें क्या करना होगा उसको, अगर वो स्टेनिंग करेगा तो वो सेल आपकी मर जाएगी और जो प्रॉपर्टीज कोई इंसान देखना चाहता है वो देखना नहीं देख पाएगा, तो उसको कुछ अल्टरनेटिव सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिस इज द माइक्रोस्कोप, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप विच इज यूज्ड फॉर द अनस्टेन्ड ऑब्जेक्ट, to study the unstained object और unstained cell या लिविंग सेल भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें करते क्या है, हम इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे आप लोगों ने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर देखा होगा कि कंडेंसर जो होता है वो लाइट को फोकस करता है, जो लाइट सोर्स आपकी स्लाइड के ऊपर, और उस स्लाइड के ऊपर आपका स्पेसिमैन भी है और स्पेसिमैन के अलावा वहाँ पर कुछ फील्ड भी है, ठीक है ना, या कुछ एरिया भी है। तो सारी की सारी लाइट विच इज either passed from the specimen or passed from the on the slide, they entered into the objective lens, ठीक है ना। तो जहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर आएगा, इसलिए जहाँ पर स्पेसिमेन है वहाँ पर लाइट की इंटेंसिटी कम नज़र आएगी और जहाँ पर स्पेसिमेन नहीं है वहाँ पर वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा नज़र आएगी, इसलिए वहाँ पर जो सराउंडिंग होगा वो आपका ज़्यादा ब्राइट होगा और जो इमेज होगी वो आपकी डार्क, ठीक है ना। समझ गए ना ब्राइट फील्ड में क्या होता है, आइदर इट इज रिफ्लेक्टेड और नॉट रिफ्लेक्टेड, ठीक है ना। ये समझ में आया आपको। डार्क फील्ड में हम क्या करते हैं, डार्क फील्ड में हम इस तरीके के लेंसेज और कंडेंसर लेंसेज को हम यूज करते हैं कि जो
लाइट है सिर्फ वही लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर एंटर करती है विच पास फ्रॉम द ऑब्जेक्ट और स्पेसिमेन। समझ रहे हो मेरी बात? सिर्फ लाइट जो होगी, लाइट जब हम कंडेंस करेंगे लाइट को और जब हम फोकस करेंगे स्लाइड के ऊपर, तो वी जस्ट अरेंज अवर lenses इन सच ए मैनर दैट light only light which is deviated from the specimen has entered into the objective lens। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि लाइट जो आ रही है वो सिर्फ कहाँ से आ रही है, आपके स्पेसिमेन से होकर आ रही है। ठीक है, तो जो दिखाई देगा आपको वो सिर्फ आपको आपका स्पेसिमेन दिखाई देगा, और जो भी सराउंडिंग का जो भी फील्ड होगा वो आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है ना, क्योंकि जो अनडेविएटेड लाइट है विच इज नॉट डेविएटेड फ्रॉम योर स्पेसिमेन हैज नॉट एंटर्ड इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है ना, तो बाकी सारा आपको डार्क दिखाई देगा। ठीक है, और स्पेसिमेन जो है वो आपको एक डार्क फील्ड के अंदर, क्योंकि लाइट सिर्फ स्पेसिमेन से होकर आ रही है, तो जो थोड़ा बहुत भी आपको लाइट दिखाई देगा वो सिर्फ आपको वही दिखाई देगा जो स्पेसिमेन से होकर आ रहा है। और इस तरीके से एक डार्क फील्ड के अंदर आपका स्पेसिमेन थोड़ा चमकीला आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको कि डार्क फील्ड हम क्यों कहते हैं? डार्क फील्ड हम इसलिए कहते हैं बिकॉज जो भी स्पेसिमेन के सराउंडिंग का एरिया है दैट विल बी डार्क, और जो स्पेसिमेन है वो आपको दिखाई देगा। उस डार्क फील्ड में एक आपको ब्राइट स्पेसिमेन दिखाई देगा। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द लाइट विच हैज एंटर्ड इनटू द ऑब्जेक्टिव लेंस इज ओनली डेविएटेड बाय द स्पेसिमेन। ठीक है ना, जो बाकी की लाइट होती है जिसको हम अनडेविएटेड लाइट भी बोलते हैं, वो ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर नहीं जाती। ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है, इसमें ये क्लियर यस हुआ सर। आपको? इसमें कोई आपको ये तो नहीं डाउट? नो सर। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेज। इसमें क्या होता है आपका, यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक डार्क फील्ड स्टॉपर लगाते हैं। ठीक है ना, ये देख रहे होंगे आप, ये बेसिकली माइक्रोस्कोप का एक है कि किस तरीके से उसका पाथ ऑफ लाइट होता है, और उसके अंदर जो लेंसेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस टाइप के वो होते हैं। ठीक है ना, तो दीज आर द पाथ ऑफ लाइट, है ना, और द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करते हैं, कोई लाइट सोर्स होगा इसके यहाँ पर, जहाँ पर ये डार्क फील्ड स्टॉपर लिखा हुआ है उसके पीछे कहीं पर कोई लाइट सोर्स होगा जहाँ से लाइट आपकी जनरेट हो रही है। ठीक है ना, तो देर इज ए सोर्स ऑफ लाइट बिहाइंड दिस डार्क फील्ड स्टॉप, और इससे क्या हो रहा है कि एक होलो कॉन एक बन रहा है। ठीक है ना, होलो कॉन ऑफ लाइट बन रहा है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से जो लाइट पास होनी थी, ये जो लाइट यहाँ से पास होनी थी वो लाइट यहाँ से नहीं पास हो रही है, बल्कि किनारे की तरफ से यहाँ पर एक लाइट पास हो रही है विच इज़ बेसिकली फॉर्म ए कॉन ऑफ लाइट। ठीक है ना, ये कॉन की फॉर्म में लाइट चल रही है। तो यहाँ पर ये कुछ कंडेंसर हैं, जैसे आप यहाँ पर देख रहे होंगे, देर इज टू कंडेंसर विच इज़ नॉन एज एबेज कंडेंसर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक कंडेंसर लेंस ये है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस अनदर कंडेंसर लेंस। ठीक है ना, तो ये कंडेंस करते हैं लाइट को, कॉन ऑफ लाइट को, और इस तरीके से करते हैं कि जो ये कॉन ऑफ लाइट है वो सिर्फ किसमें हो जाता है, आपके स्पेसिमेन के अंदर एंटर होता है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये कैसे बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने टॉर्च तो देखी होगी जरूर। यस सर। ठीक है, जैसे कि ये टॉर्च है, पूरा मिट जाएगा। हम क्या करते हैं, हम एक स्टॉपर लगाते हैं। स्टॉपर क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए आपका, हमने क्या किया, ये टॉर्च के ऊपर कोई एक स्टॉपर लगा दिया, मान लीजिए इस तरीके से। ठीक है ना, तो ये बिल्कुल सही नहीं बना, बट फिर भी आप लोगों को शायद समझ में आएगा मेरे हिसाब से। ऐसा आप मान के चलिए कि जैसे कि टॉर्च है, टॉर्च की जो ऊपर ग्लास लगा हुआ होता है जहाँ से लाइट नहीं चल रही, तो उसका मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर जो भी है, उस
डायमीटर से थोड़ा छोटा अगर हम कोई एक डार्क कलर का या फिर हम लोहे का या फिर किसी डार्क गत्ते का बना हुआ अगर कोई हम एक प्लेट है ना सर्कुलर फॉर्म में अगर हम उस टॉर्च की स्क्रीन पर लगा दें तो क्या होगा कि जो भी लाइट होगी जिसको वो कवर कर लेगा वो रुक जाएगी, ठीक है ना, और उसके चारों तरफ से एक कॉन की तरह फॉर्म में लाइट जनरेट होगी, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि ये हमने यहाँ पर ये एक स्टॉपर लगा दिया तो जो लाइट होगी वो कहाँ से जाएगी, वो इस सेक्शन से जाएगी सिर्फ, ठीक है ना, ये सेक्शन से जाएगी ना, ये जो बचा हुआ सेक्शन है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो आप देख रहे हो जिसको हम कॉन ऑफ लाइट बोल रहे हैं वो यही लाइट है। समझ गए कैसे जनरेट करते हैं हम कॉन ऑफ लाइट? Yes, sir. ठीक है ना, सिंपल आप एक टॉर्च का इमेजिनेशन कर सकते हैं। टॉर्च में आप ऐसी लाइट जलाइए पहले तो उसकी लाइट ऐसी ही निकलती है, फिर आप उसके बीच में कुछ डार्क कोई आप सर्कुलर कोई आप गत्ता या कुछ और चीज़ रख दीजिए तो आप देखोगे कि वहाँ से लाइट नहीं निकलेगी बल्कि उसकी किनारों से निकल के फैलेगी, ठीक है ना। तो दैट इज़ द कॉन ऑफ लाइट। तो ये जो कंडेंसर लेंस है आप देख रहे हो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है और रिफ्रैक्शन होने के बाद में इस तरीके से हम अरेंज करते हैं और हम इनको सेट भी कर सकते हैं जिससे कि ये लाइट कॉन ऑफ लाइट यहाँ पर जो स्पेसिमेन रखा है उसमें जा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद दो तरीके की लाइट जनरेट होंगी, वन इज डेविएटेड लाइट एंड द सेकेंड वन इज द अनडेविएटेड लाइट। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो दिस लाइट दिस वन इज द डेविएटेड, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे डेविएटेड, ठीक है। और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं कौन जो एक लाइट का जा रहा है रिफ्लेक्ट होकर दैट विल बी अनडेविएटेड, ठीक है ना। हेलो, अरे गौरव माइक बंद करो यार। आप कर दीजिए, आप कर दीजिए, ठीक है। तो हम डार्क फील्ड के माइक्रोस्कोप के अंदर हम अपने जो लेंसेज होते हैं उनको इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि जो डेविएटेड लाइट है सिर्फ वही किया जाती है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस। अगेन देयर इज ए नंबर ऑफ लेंसेज विच फॉर्म ए ऑब्जेक्टिव लेंस या ऑब्जेक्टिव का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कई सारे लेंसेज हैं, ठीक है ना। तो जो डेविएटेड लाइट है यानी स्पेसिमेन से जो टकरा के डेविएट होकर जो आपके पास हो रही है सिर्फ वही लाइट क्या होती है आपकी ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर एंटर करती है। बाकी जो अनडेविएटेड लाइट होती है जो उसके सराउंडिंग से या पास हो रही है स्पेसिमेन के सराउंडिंग से पास हो रही है वो ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर नहीं जाती, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखाई देगा, आपको सिर्फ स्पेसिमेन दिखाई देगा बिकॉज लाइट जो भी अमाउंट ऑफ लाइट आ रहा है वो स्पेसिमेन को पास होकर आ रहा है, ठीक है। तो जो इमेज बनेगी वो स्पेसिमेन की बनेगी एंड इट विल बी ए ब्राइट इमेज ऑन ए ब्लैक और फिर और डार्क बैकग्राउंड, ठीक है ना। ठीक है, क्योंकि आसपास के आजू बाजू से आपको कोई भी लाइट वहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर नहीं जा रही और आप उसको नहीं देख पाओ, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आया कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप क्या होता है और इस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर बेसिकली होता क्या चीज़ है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो समझ में आया ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में कुछ इसमें प्रॉब्लम है तो पूछिए। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. Yes, sir. तो ये समझ में आया आपको क्या होता है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर, इसको हम डार्क फील्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि सर इसका स्पेसिमेन थोड़ा ब्राइटर होता है सराउंडिंग के अपेक्षा में, और फील्ड जो सराउंडिंग जो सराउंडिंग वो होगी डार्कर होगा वो स्पेसिमेन की अपेक्षा। सर इसमें जो लाइट होती है नेचुरल यूज किया जाता है कि मतलब कि इलेक्ट्रिक से? नहीं नहीं, इसमें भी लाइट सोर्स यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो अब जैसे सिंपल जब हम लाइट माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो जो वो मैनुअल टाइप का मिरर होने को बहुत ही कम मिलेंगे, ठीक है ना। उससे आपको
इंटर कॉलेज में भी नहीं मिले वो देखने को, ठीक है ना। तो ये जो लाइट वाले हैं, क्योंकि अब ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पर लाइट का जो ये है मीन्स सोर्स लाइट का जो ये है अवेलेबिलिटी है वो प्रॉपर है ना। हो सकता है कुछ लैब इस तरीके से बनी हो जहाँ पर सनलाइट ना आती हो या कम आती हो, और कई बार मान लीजिए बादल है या कुछ है या अंधेरा हो गया है, तो या फिर रात में अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो अभी क्या कर दिया है, तो बहुत महंगा कोई ऐसा चीज़ हुई नहीं है, मतलब ऐसा कोई बहुत महंगी कंपोनेंट नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा कॉस्ट बढ़ेगी, एक सिंपल बल्ब लगाना होगा। तो अभी आप देखोगे कि ज़्यादातर जगह पर रिप्लेस हो गई है वो मिरर वाली माइक्रोस्कोप, और उनकी जगह पर ले लिया आपका इसमें ये जो आपका जिसमें ये बल्ब लगा हुआ होता है, ठीक है ना। तो इससे आप जैसे जैसे आप एडवांस होते चले जाओगे, आ, आपका जो टाइप ऑफ सोर्स है वो आपका ये होता चला जाएगा, कोई ना कोई सोर्स होता चला जाएगा, लाइट सोर्स होता चला जाएगा, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और भी बताऊंगा, वो ये है कि जो माइक्रोस्कोपी की जाती है, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपी में मैं सिंपल माइक्रोस्कोपी की लाइट माइक्रोस्कोपी की बात नहीं कर रहा, मैं एक लेवल एडवांस की बात कर रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी है, या फिर आपकी कनफोकल माइक्रोस्कोपी, या फिर कंट्रास्ट है, या फ्लूरेसेंस माइक्रोस्कोपी है। तो माइक्रोस्कोपी जो की जाती है वो यूजुअली डार्क रूम में की जाती है, ठीक है ना। आप ये देखिएगा कभी कभी आप लोगों को अगर मौका मिले कुछ अच्छी लैब विजिट करने का, और आपको कुछ इस तरीके की लैब देखने को मिले जहाँ पर माइक्रोस्कोपी एडवांस माइक्रोस्कोपी की जाती है, खासकर फ्लूरेसेंस या फिर फेस कॉन्ट्रास्ट या फिर आपकी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, तो आप देखोगे कि उसको डार्क रूम में किया जाता है, ठीक है ना। तो लाइट का जो एक इफेक्ट पड़ता है माइक्रोस्कोपी में वो थोड़ा निगेटिव पड़ता है, ठीक है ना। तो एक अच्छी और एक क्लियर इमेज को देखने के लिए लोग क्या करते हैं, एक डार्क रूम बनाते हैं। डार्क का मतलब ऐसा नहीं है बिल्कुल अंधेरा कर देंगे, डार्क का मतलब ये है कि वहाँ पर लाइट डिम रखेंगे और फिर उसमें माइक्रोस्कोपी करते हैं, तो उसमें जो उसको पिक्चर्स दिखती हैं या जो इमेजेस दिखती हैं या जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो शार्प होता है, तो वो एक उनको एक अच्छी ऑब्जर्वेशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो खैर, तो ये जो लाइट सोर्स होता है दैट इज मींस देयर विल बी ए बल्ब, ठीक है ना, विच इल्यूमिनेट दिस लाइट, और उसके बाद एक स्टॉपर लगा होगा जिसकी वजह से एक कॉन ऑफ लाइट बन जाएगा, ठीक है ना, होलो कॉन ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको डार्क फील्ड? अगर इसमें कुछ पूछना है तो मुझे बताइए। नो सर। चलो हम्म हो गया। कोई बोल रहे? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, ठीक है ना। इसका जो एप्लीकेशन है वो यूजुअली हम अनस्टेन्ड जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या स्पेसिमैन होते हैं उनको हम ऑब्जर्व करने के लिए हम करते हैं, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एवेज कंडेंसर, जो एक अजीब तरीके का जैसे कि मटका होता है उस टाइप का यहाँ पर एक कंडेंसर लेंस है। ये आप याद रखिए कि एवेज कंडेंसर जो होता है इट इज फाउंड इन डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, ठीक है ना। किसमें मिलता है? ये डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए कि कहाँ मिलेगा। मान लीजिए कोई पूछने लगे आपको कि ये ब्राइट फील्ड में मिलता है या फिर कॉन्ट्रास्ट में मिलता है या किसी और दूसरी में मिलता है, तो ये आपका डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर मिलता है एवेज कंडेंसर, ठीक है। तो आगे बढ़े। यस सर। यस सर। यस सर। हाँ यस ठीक है। सर। here is some means examples of dark field microscope। जैसे ये आपका ट्राइपोनेमा पैलेडियम है, दिस इज ए स्पाइरल बैक्टीरिया, और टी पैलेडियम, जिससे सिफिलिस होता है बेसिकली। और अब से कुछ साल पहले तक इसको इन विट्रो कंडीशन के अंदर इसको ग्रो नहीं किया जा सकता था, ठीक है ना। तो इन विट्रो कंडीशन में तो समझ लो लेबोरेटरी के अंदर आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया के अंदर इसको ग्रो करना पॉसिबल नहीं था। बट रिसेंटली रिसर्चर्स हैं जिन्होंने ये किया है, ये बताया है या फिर ये
डिस्कवरी की है कि हम इसको आपका जो पैलेडियम है इसको भी हम आर्टिफिशियली करके कर सकते हैं। तो पहले क्या करते थे, इसको अगर हमें करना है, इसको ऑब्जर्व करना है, तो हम इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के अंदर हम इसको देखते हैं, ठीक है ना, सीधा सैंपल के अंदर। तो हम देख रहे हैं कि ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक डार्क फील्ड है और इस डार्क फील्ड के अंदर ये हमें काफ़ी ब्राइट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली these are the some other examples of dark field microscope, जहाँ पर ये आपको एलगी के कुछ नॉस्टॉक और कुछ क्लेमाइडोमोनासाइटिन कुछ इस तरीके का ये है। नॉस्टॉक है एक, तो एक मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कौन सा है, बट दीज आर द एलगी, ठीक है ना। ये एलगी की स्ट्रक्चर्स हैं, दीज आर द बैक्टीरिया जो आप नीचे देख रहे हैं। ये कुछ ग्राम सॉरी नॉट ग्राम बट रोड शेप बैक्टीरिया, ठीक है ना। तो ये बैसिलाई आपको यहाँ पर दिखाई देगी, ठीक है। तो दीज आर द कुछ इस तरीके की आपको इमेजेस डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। नाउ वी विल मूव टू द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में क्या करते हैं, सबसे पहले और इम्पोर्टेंट बात ये है कि फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप इज आल्सो यूज्ड फॉर द स्टडी ऑफ ए लिविंग सेल्स, ठीक है ना। एंड दिस वन इज द मोस्ट प्रिफर्ड माइक्रोस्कोपी टू स्टडी द लिविंग स्पेसिमेन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रेफर की जाती है लिविंग सेल को देखने के लिए, मान लीजिए उसका मॉर्फोलॉजी देखना है या फिर उसके अंदर कोई मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है उसको हमें देखना है, डिवीज़न देखना है फॉर एग्जांपल, ठीक है, या फिर हमें मोर्टेलिटी देखनी है बैक्टीरियल केस में, तो या उसकी जो सरफेस है, सरफेस को हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। तो हम यूज़ करते हैं फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम क्या है, जैसे पहले वाले केस में भी डार्क फील्ड में भी हम कह रहे थे, हमने डिस्कस किया था कि जिन चीज़ों को हमें फर्दर यूज़ नहीं करना या फिर अगर हमें उनकी खाली स्ट्रक्चर को स्टडी करना है तो हम उनको मार सकते हैं, ठीक है ना। और स्ट्रक्चर के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेन्स, ठीक है ना। तो लेकिन अगर आपको लिविंग करना है, आपको पता है ना कि सबसे ज़्यादा कोई सेल अगर है तो उस सेल का मोस्ट ऑफ द जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ वाटर, तो ये तो आपको पता होगा, ठीक है। वाटर वाटर होता है सेल के अंदर मोस्टली, और उसके अलावा फिर कुछ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो जब हम सेल को अनस्टेन करके अगर हम माइक्रोस्कोपी के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा करेक्टरिस्टिक्स देखने को नहीं मिलते, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो सेल है इट इज़ ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। सेल ट्रांसपेरेंट जैसी होगी और उसमें आपको उसके फीचर्स देखने को नहीं मिलेंगे, या फिर आप उसको डिस्टिंग्विश आप प्रॉपर तरीके से आप नहीं कर पाओगे, डिफ्रेंशिएट आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। स्टेनिंग आपने यूज़ कर लिया तो आप बहुत बढ़िया से आप कर लिया, लेकिन यहाँ पर आपको स्टेन भी नहीं करना है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं। फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्या, जैसे हम यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है जब दो मीडियम के बीच में अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, ठीक है ना, तो उनके अंदर हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो या तो तेज हो जाएगी या फिर वो आपकी थोड़ा स्लो हो जाएगी, ठीक है ना। तो उस इंटेंसिटी के बेसिस पर हम उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सेल सेल के अंदर एक तो मैक्सिमम वाटर है, और वाटर के अलावा जो उसकी दूसरी स्ट्रक्चर्स होती हैं उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसमें भी कुछ बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं होते हैं, ठीक है ना। उनके अंदर भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होते, ठीक है। तो हम उनको बहुत ज़्यादा क्लियर हम उनको नहीं देख पाएंगे। तो अगर हम नॉर्मल माइक्रोस्कोपी अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम कोई सिंपल माइक्रोस्कोपी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फेस कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि ये जो डिफरेंसेस है इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द वाटर, एक जो स्मॉल डिफरेंस भी अगर होगा तो वो एनलार्ज हो जाता है, ठीक है ना। एनलार्ज उसको कर दिया जाता है जिसकी वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमें इमेज के वो हमें शार्प दिखाई देते हैं और हम अच्छी तरीके से उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया कि फेज कॉन्ट्रास्ट का बेसिकली इसका क्या, इसका फंडामेंटल क्या है। ऑब्जर्व दिस इज वेरी डिफिकल्ट to differentiate between the structures by using simple microscopy or simple light microscopy.
if we use phase contrast microscope, then with the help of this microscope we can enlarge the differences which we get from the differences of refractive index of the cellular constituents and the water, so that we can observe the image more clearly, ठीक है ना, हम उसको और अच्छी तरीके से देख, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ अभी आपको कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम यहाँ पे बात करते हैं। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में जैसे मैं कह रहा हूँ कि दो, जैसे 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 मान लीजिए ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, वो आपका 1.1 है, फॉर एग्जांपल 1 है, और उसके ऊपर वाटर है, वाटर का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो जो रिफ्रैक्शन होगा, सॉरी वो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, वो आपका डायरेक्ट इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर रिफ्रैक्टिव दो, अगर मान लीजिए दो चीजें पास पास में रखी हुई हैं, अब इन दोनों चीजों को हमने एक तो ऊपर रखा हुआ था, अब हम इन दोनों चीजों को बराबर में रख देते हैं। मान लीजिए गिलास हमने रख दिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, उसी के बराबर में वाटर रखा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज 1 है। तो दोनों में से जब लाइट पास होगी तो वो सेम ही इंटेंसिटी के साथ वहां से वापस निकलेगी, है ना, निकलेगी। ये चीज हम लोगों ने देखा था कि अगर एक एक लेस डेंस मीडियम से अगर एक हाई डेंस मीडियम के अंदर कोई लाइट एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज होता है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और उसके अंदर टुवर्ड्स द एक्सिस वो आपकी बैंड हो जाती है। ये चीज़ हमने देखी थी। और जब कोई एक डेंसर मीडियम से एक आपकी लेस डेंस मीडियम के अंदर कोई लाइट ट्रेवल करती है या एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, दैट इज द रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर दो चीज़ें बराबर में रखी हुई हैं और उन दोनों से लाइट बीम पास होती है और दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर बराबर है तो निकलने के बाद भी आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है, समझ रहे हो ना। तो जो भी वहाँ से वो लाइट पास होने के बाद जो भी इमेज बनेगी वो आपको एक जैसी दिखाई देगी और आप उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आप ये मान के चलें कि एक गिलास रखा हुआ है, ठीक है ना, और एक गिलास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है और इसकी इसी के बराबर में कोई दूसरा गिलास रखा हुआ है सपोज जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि 1.4 अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका मतलब उसके अंदर अच्छी खासी जो लाइट बीम है उसकी वेलोसिटी में डिक्रीज होगा और जो 1 है वो आपकी कंपैरेटिवली वो आपकी वेलोसिटी उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो जब ये कुछ इमेज बनाएंगे तो इनमें इनकी इमेजेस में कुछ ना कुछ लैग आएगा जिससे हम एक डार्क और एक थोड़ी कम डार्क इमेज ये उस फॉर्म में या लाइट की इंटेंसिटी की फॉर्म में हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली यही आपका फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के अंदर होता है। हम जहाँ पर जो लेंसेज लेते हैं हम उन लेंसेज का कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि हम रिफ्रैक्टिव स्मॉल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को भी हम जो डिफरेंस है उसको हम लार्ज कर लेते हैं और उसको फिर हम उससे जो इमेज बनती है उसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक बार पहले हम इसका थोड़ा सा ये देखते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन देखते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में किस तरीके से ये है। अगेन यहाँ पर क्या है, देयर इज ए लाइट सोर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, एक लाइट सोर्स होगा नीचे की तरफ और अगेन यहाँ पर एक स्टॉपर लगा हुआ है और उस स्टॉपर लगने की वजह से यहाँ पर ये एक होलो कॉन ऑफ लाइट जनरेट हो रही है जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है। इसके बाद फिर क्या होगा आपका यहाँ पर ये एक एनुलर स्टॉप लगा हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक एनुलर स्टॉप लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि दिस पोर्शन इज डार्क और यहाँ पर ये एक छोटा सा ट्रांसपेरेंट या येलो कलर दिखाई दे रहा होगा। अगेन दिस यहाँ पर एक डार्क एरिया है। तो या स्टॉपर हमने यहाँ पे लगाया है या नहीं लगाया, नहीं लगाया शायद इसमें। यहाँ पर ये एनुअल स्टॉप जो होता है, एनुअल स्टॉप जो होता है ये हॉलो कॉन ऑफ लाइट को जनरेट करता है, ठीक है ना। तो बीच में लाइट सोर्स के और कंडेंसर लेंस के बीच में हम इस एनुअल स्टॉपर को लगा देंगे जैसे आप यहाँ पे देखें। तो ये कॉन यहाँ पे जनरेट होती है। इसके बाद फिर क्या होता है, देयर इज द कंडेंसर लेंसेज जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ पर एक कंडेंसर लेंसेज है जैसे आपने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर भी देखा था। और हम क्या करते हैं, इस लाइट को यहाँ पर तो फोकस करने से क्या होगा आपका होंगी और कुछ आपकी
अनडिफ्रैक्टेड या फिर अनडेविएटेड रेज में, ठीक है ना। जैसे कि डार्क फील्ड के अंदर हो रहा था, वहाँ पर भी क्या हो रहा था, आपकी डेविएटेड लाइट डेविएशन हो रहा था और अनडेविएशन हो रहा था। और सिर्फ डिफरेंस यहाँ पर फिलहाल ये है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के अंदर, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के अंदर आपकी डेविएटेड लाइट जा रही थी या डिफ्रैक्टेड जा रही थी। यहाँ पर क्या है कि अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो तरीके की लाइट है, डिफ्रैक्टेड लाइट है। डिफ्रैक्टेड रे आर रिटार्डेड 1/4 वेवलेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू ऑब्जेक्ट। हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि जो लाइट, जब लाइट किसी स्पेसिमेन से होके पास होगी, ठीक है ना, तो उसका जो वेवलेंथ होगी वो रिटार्ड हो जाएगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी के अंदर डिक्रीज आएगा और वो 1/4 के आसपास रिटार्ड हो जाएगी, यानी कि पीछे हो जाएगी अनडेविएटेड या फिर अनडिफ्रैक्टेड रे के कंपैरिजन में, ठीक है। समझ रहे हो ना। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये एक लाइट आ रही है यहाँ से, ये सीधी निकल गई, ठीक है, और दूसरी लाइट जो इसी के साथ साथ सेम वेलोसिटी से चल रही थी वो इस चेक पोस्ट से ऊपर गुजर रही है। तो अब आप देखोगे कि इसको यहाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा तब ये यहाँ से निकलेगी, तो ऑब्वियसली दोनों की में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। ये थोड़ा आगे है, ये थोड़ा पीछे है, ठीक है ना। तो हम ये बिल्कुल सेम यहाँ पर ये बात करें कि जो डिफ्रैक्टेड लाइट है इट विल बी 1/4 रिटार्ड, means this is the diffracted light which passed from the specimen has retard by 1/4, approximate 1/4। हम यहाँ पर थ्योरेटिकली 1/4 मान के चल रहे हैं, हो सकता है प्रैक्टिकली ना हो, लेकिन हम उनको सेट कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोप में हम ऊपर नीचे करके एडजस्ट करते हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी हम एडजस्ट कर सकते हैं घुमाकर, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ, ये यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, डायरेक्ट लाइट रेज आर एडवांस 1/4 वेवलेंथ एज पास थ्रू द फेज रिंग। तो अभी यहाँ पर इस पोजीशन पर ये जो लाइट, यहाँ पर ये जो पोजीशन है, दो तरीके की लाइट है, एक ये वाली, एक मीन्स ये रेड वाला, ये जो मैंने 1 लिखा है, और एक 2 लिखा है, ठीक है ना। तो वन जो लाइट है वो आपके ऑब्जेक्ट से पास होकर नहीं आई है, और ये जो लाइट है, ये लाइट आपकी अनडिफ्रैक्टेड या फिर अनडेविएटेड लाइट है, ठीक है ना। तो इसकी वेलोसिटी को हम मान के चल रहे हैं कि इट इज़ द एज एक्चुअल एज इट ओरिजिनेट, ठीक है ना। और दूसरी जो है, ये जो 2 नंबर मैंने यहाँ पर लिखा है, दिस लाइट इज पास फ्रॉम द स्पेसिमेन, और हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि दिस लाइट इज रिटार्डेड बाय 1/4 इन देयर वेवलेंथ, ठीक है ना, बिकॉज इट इज पासिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, और वहाँ पर वो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी के अंदर चेंज आया, और हम इसको 1/4 के आसपास मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो डॉटेड लाइट है यहाँ पर, ये डॉटेड लाइन से दिखाया हुआ है डिफ्रैक्टेड लाइट, और ये जो सॉलिड लाइन है उससे दिखाया गया है, सॉलिड मीन्स रेगुलर लाइन जो है, उसे दिखाया गया है आपका अनडिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है ना। तो ये लाइट आपकी यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस से फिर फोकस होती है। देन यहाँ पर हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं विच इज़ नॉन एज फेज प्लेट, ठीक है ना, दिस इज़ द फेज प्लेट। और इस फेज प्लेट में क्या होता है कि एक फेज रिंग होती है, ठीक है। हम इसको ऐसे मान के चल सकते हैं कि जैसे आपने गिलास का कुछ बनाया है, और वो गिलास का कुछ बना हुआ इस तरीके का है, ठीक है। सपोज इस तरीके का है, अगर आप इसको बीच में से काटोगे तो ये कुछ इसी तरीके से दिखाई देगी, और आप देख रहे हो कि द थिकनेस ऑफ दिस ग्लास इज मच हेयर। अगर आप देखेंगे, इफ वी कंपेयर टू दिस एरिया, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो दिस इज द थिकनेस ऑफ ग्लास एट दिस पर्टिकुलर रीजन विच इज नॉन एज फेज रे, ठीक है ना। तो आप देखोगे दोनों में काफ़ी ज़्यादा थिकनेस में अंतर है, देयर इज अ डिफरेंस इन द थिकनेस ऑफ दिस टू एरिया। वन इज नॉन एज फेज रिंग, दिस वन इज द फेज रिंग, ठीक है, एंड दिस इज द नॉर्मल एरिया ऑफ दिस फेज रिंग, फेज प्लेट, ठीक है। तो अदर देन फेज रिंग जो थिकनेस है ग्लास की वो फेज प्लेट पर ज़्यादा है, और फेज रिंग की जो थिकनेस है वो कम, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इस लेंस जो इसने इन ये जितनी भी लाइट आ रही थी, आइदर इट इज़ डिफ्रैक्टेड और अनडिफ्रैक्टेड लाइट, तो जिस उसने उसको कन्वर्ज किया और इस फेस प्लेट पर ये डाला, ठीक है ना। तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, हम फेस प्लेट को घुमा सकते हैं। रिमेंबर, वी कैन रोटेट दिस फेस प्लेट एंड वी कैन एडजस्ट इट, ठीक है ना, हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो लाइट पास होकर आ रही है वो बिल्कुल ऐसी जाएगी, हमें वो एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, घुमाकर। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर हम इस तरीके की डिफ्रैक्टेड लाइट है, ठीक है ना, द लाइट विच इज डिफ्रैक्टेड शुड पास फ्रॉम दिस एरिया द एरिया अदर देन फेज रिंग, ठीक है।
and the light which is undifracted or undeviated should pass from this phase ring. ठीक है, तो आप लोगों ने आप लोग ये देख ही पा रहे होंगे कि जो फेज रिंग है, यानी कि जो अनडिफ्रैक्टेड या अनडेविएटेड लाइट है, जब वो फेज रिंग से पास होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर उसको कम लेंथ का जो ये है, कम थिकनेस का ग्लास को पार करना होगा, ठीक है ना। और जो आपकी डिफ्रैक्टेड लाइट है या जो सैंपल से होके पास आई है, जो स्पेसिमेन से होकर आ रही है, ठीक है, वो जब नॉर्मल एरिया से पास होगी तो उसको ज़्यादा थिकनेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो फर्दर क्या होता है हियर, फर्दर क्या होगा कि जब जब आपकी अनडिफ्रैक्टेड रे इस फेज रिंग से पास होती है तो वी आर सपोज्ड दैट इट विल फास्ट बाय 1/4, ठीक है ना, फास्ट और एडवांस बाय 1/4 इफ वी कंपेयर इट विद द डिफ्रैक्टेड लाइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, अगर आप देखोगे, डायरेक्ट लाइट, डायरेक्ट या फिर अनडिफ्रैक्टेड अनडेविएटेड लाइट rays are advanced 1/4 wavelength as they pass through the phase ring, ठीक है ना। जैसे वो फेज रिंग से पास होगी तो जो डिफ्रैक्टेड लाइट है वो अपना नॉर्मल निकलेगी, और जो आपकी अनडिफ्रैक्टेड लाइट है, डायरेक्ट लाइट है, वो 1/4 एडवांस हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो अगेन यहाँ पर क्या होता है कि ये कंडेंसर लेंस होते हैं, और कंडेंसर सॉरी ऑब्जेक्टिव लेंस है, और यहाँ से फिर आपकी एक इमेज का फॉर्मेशन होता है, वो मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि 1/4 तो क्या हुआ, आपका रिटार्डेशन हुआ, 1/4 रिटार्डेशन हुआ आपके डिफ्रैक्टेड रेज के अंदर जो स्पेसिमेन से गुजर रहा है, और जो आपकी डायरेक्ट या अनडिफ्रैक्टेड रेज हैं उसमें 1/4 का एडवांसमेंट हुआ। तो अगर आप देखोगे तो टोटल में क्या हो जाएगा, टोटल में जो डिफरेंस आ जाएगा वो 1/2 का आ जाएगा, 1/2 का डिफरेंस आ जाएगा, समझ रहे हो ना। एक एक बार तो क्या हुआ, 1/4 वो पीछे रह गई, ठीक है। फिर दूसरा क्या हुआ आपका, जो दूसरी वाली थी वो 1/4 आगे हो गई, तो 1/4 पीछे 1/4 आगे, तो टोटल जो डिफरेंस हो जाएगा दोनों के अंदर वो 1/4 हाफ का हो जाएगा। और अगर आप लोगों ने वेवलेंथ का देखा हो, हम आगे वाली स्लाइड में देखते हैं, यू कैन सी हियर, ठीक है ना, यहाँ पर आप इसको और इजीली अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस वन इज द डायरेक्ट लाइट और अनडिफ्रैक्टेड लाइट, दिस वन इज द लाइट विच पास फ्रॉम दिस बैक्टीरिया विच इज ए स्पेसिमैन हियर, and it is passed from it is passed this is the deviated ray which is retarded by 1/4, ठीक है ना। और उसके बाद फिर ये दोनों आपस में जा रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो, यहाँ पे जो ये डॉटेड लाइन में एक तरीके से एक्सिस बना हुआ है इमेजिनरी, आप यहाँ पर अगर देखोगे, कंपेयर करोगे, तो दैट इज द पीक ऑफ दिस ऑफ द वेवलेंथ ऑफ दिस दिस इज द पीक और द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ दिस वेवलेंथ, ठीक है ना। ये जो है आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज द पीक, और यहाँ आप ये देख रहे हो कि ये जो पीक है वो कहाँ पर है, वो आपका यहाँ पर है, ठीक है ना, ठीक है। और लगभग 1/4, अगर हम इसको पूरा एक मान रहे हैं, अगर हम यहाँ से यहाँ तक एक मान रहे हैं, तो आधा आधा होगा, आधा आपका ये पूरा तो यहाँ से होगा, ठीक है ना, ये आधा हुआ, और दिस वन इज द 1, इसको हम पूरा बोलेंगे, 1 बोलेंगे इसको। तो ये जो आधा है इसका भी आधा ये क्या हो गई है, पीछे हो गई है, ठीक है ना। देख रहे हैं आप कि जो पीक है वो 1/4 यहाँ पर पीछे रह गया है, ठीक है ना। तो ये इस वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आगे यहाँ पर इनको फेस प्लेट मिलती है, जैसा आप ये देख रहे हैं। उस फेस प्लेट में क्या है आपका कि ये जो डायरेक्ट लाइट है, इट इज पास फ्रॉम दिस फेज रिंग, ये क्या है आपका, ये फेज रिंग है, दिस वन इज द फेज रिंग, ठीक है, ये फेज रिंग है, और ये आपका नॉर्मल एरिया है। तो फर्दर हम देख रहे हैं कि जब यहाँ से ये लाइट पास होकर निकल रही है, दोनों लाइट, ठीक है ना, तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के अंदर आधे का डिफरेंस आ गया है, ठीक है। ये इसका मैक्सिमम पहुंच गया है यहाँ पर, और ये इसका मिनिमम है, ठीक है ना। या अगर हम इसको यहाँ से कंपेयर करें तो दैट इज द मैक्सिमम और दिस वन इज द मिनिमम, ठीक है ना। तो हाफ का डिफरेंस हो जाता है, हाफ के डिफरेंस होने की वजह से ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है, यानी मतलब जिस पैरेलल तरीके से ये चल रही हैं, पैरेलल चलेंगी, लेकिन इनका जो एम्पलीट्यूड होगा एट दैट मोमेंट इट विल बी अपोजिट, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पर ये एक दूसरा लेंस होता है जिसकी वजह से आपस में डेविएटेड और अनडेविएटेड लाइट, तो क्या होगा आपका, जो आपकी अनडेविएटेड
लाइट होंगी दे विल फॉर्म ए डार्क बैकग्राउंड, और जो आपका अनडिवाइडेड लाइट विल फॉर्म ए डार्क फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी, सॉरी, जो अनडाइवेटेड लाइट होंगी वो एक ब्राइट फील्ड क्रिएट करेंगी, और जो आपकी डाइवेटेड लाइट होंगी या डिफ्रैक्टेड लाइट होंगी इट विल फॉर्म ए डार्क इमेज, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको एक इमेज दिखाई देगी, अनस्टेन्ड इमेज दिखाई देगी, जिसमें आपको शेड्स दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो ब्लैक जो होता है, ब्लैक के आपको डिफरेंट शेड्स उसमें दिखाई दे सकते हैं, एंड इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट, ठीक है ना। तो जो अनडेविएटेड लाइट है वो क्या होगी आपकी, अनडिफ्रैक्टेड लाइट है वो आपका ब्राइट शेड बनाएगा, और जो आपकी ये है, जो आपकी डिफ्रैक्टेड लाइट है या फिर जो स्पेसिमेन से पास होकर आई है, वो वहाँ पर आपका क्या बनाएगा, डार्क शेड बनाएगा। और दोनों के डिफरेंसेस को हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस एंगुलर सॉरी फेज रिंग, हम उस डिफरेंसेस को ज़्यादा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो सिग्निफिकेंटली हम उसको वहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। इसमें मुझे बताइए अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा लेकिन आप समझ लोगे अगर आप इसको एक बार और पढ़ोगे तो। हेलो, तो यहाँ ये जो आप इमेज देख रहे यस हैं, सर। ये इमेज पैरामीशियम की इमेज आप यहाँ पे देख रहे होंगे। तो दिस इज एक टाइप ऑफ फेस कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप, जिसमें यहाँ पर आपको स्पेसिमेन डार्क आपको दिखाई दे रहा है और एक बैकग्राउंड आपको ब्लैक, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ आपको इमेज दिखाई दे सकते हैं, काफ़ी मतलब काफ़ी रिफाइंड इमेज है। अब एक्चुअली होता क्या है कि हम सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप याद रखिएगा कि फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी है या फिर आपकी फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है या फिर आपकी कनफोकल माइक्रोस्कोपी है, जो ये जो आपकी माइक्रोस्कोपी होती है, दीज आर मीन्स दीज आर सप्लाइड विद ए कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना। तो इनके साथ कंप्यूटर सिस्टम होता है और यूजुअली हम स्क्रीन पर देखते हैं, ठीक है ना। ऐसा बाइनोक्यूलर से भी देखते हैं लेकिन यूजुअली हम स्क्रीन पे देखते हैं, ठीक है। तो स्क्रीन में क्या होता है, सॉफ्टवेयर डला हुआ होता है। जैसे अभी आपको लगेगा कि ये पैरामीशियम तो रेड कलर का दिखाई दे रहा है, तो इज इट ए स्टेन्ड इमेज और नॉट, ठीक है ना। तो होता क्या है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर भी कुछ इस तरीके के ऑप्शंस होते हैं जिससे इमेज की जो कंट्रास्ट है या जो उसकी करेक्टर्स हैं वो और अच्छे शार्प हो जाएं। जैसे कि हम बैकग्राउंड को क्या कर सकते हैं, हम अपने हिसाब से बैकग्राउंड चूज कर सकते हैं, यानी कलर ऑफ बैकग्राउंड हम चूज कर सकते हैं, ठीक है ना। नॉट बिकॉज ऑफ द माइक्रोस्कोपी बट बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम उसमें कुछ ब्राउन कर सकते हैं या फिर हम उसको ज़्यादा डार्क ब्लू कर सकते हैं या ब्लैक कर सकते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस हमें सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं, ठीक है ना। तो मशीनें जो होती हैं वो आपकी आती हैं सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है। तो उसी में ही हम लाइट शेड को हमने कोई और दूसरा शेड दे दिया तो ज़्यादा अच्छा डिफ्रेंशिएट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कुछ इसी तरीके की इमेज है जो काफ़ी रिफाइंड और थोड़ा सा मतलब सॉफ्टवेयर एडिड एप्लीकेशन के बाद में ये जनरेट की गई इमेज है, ठीक है ना। तो अगर आप अनयूज ऐसे ही देखोगे, उसको नेचुरल देखोगे, सीधा माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे और नेचुरल अगर आप देखोगे तो आपको वहाँ पर आ, कुछ एक डार्क बैकग्राउंड जैसा दिखाई देगा और उसमें आपको इमेज दिखाई देगी जो थोड़ी शार्प होगी, मतलब जो थोड़ी ब्राइट होगी, और उसी इमेज के चारों तरफ आपको एक हेलो इफेक्ट देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको ये भी देखने को मिल, हेलो इफेक्ट समझ रहे हैं आपको। हेलो इफेक्ट का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लीजिए एक डार्क बैकग्राउंड है और उस डार्क बैकग्राउंड के अंदर आपने कोई चमकीली चीज़ रख दी, तो होता क्या है कि जो उसकी उसकी जो बाउंड्री है, उस जो आपने ऑब्जेक्ट रखा है, कोई चमकीला ऑब्जेक्ट आपने रखा, उसकी जो बाउंड्री है उसके आसपास की जगह भी थोड़ी सी इल्यूमिनेट होती है, ठीक है ना। अभी मैं आपको जैसे मतलब कुछ है नहीं, मैं नहीं तो आपको दिखा के समझाने की कोशिश करता। उसके आसपास भी कुछ चीज़ जगमगाती है या इल्यूमिनेट होती है। जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा, स्टार्स को देखा होगा, तो कई बार आपको बहुत ही शार्प स्टार दिखाई देते हैं आसमान के अंदर, कई बार वो थोड़े से फेडेड से दिखाई देते हैं और लेकिन उनके चारों तरफ थोड़ा ज़्यादा वैसा दिखाई देता है, ठीक है ना। तो एक तो वो जो चमकीलापन है जो आप, ठीक है ना। तो फेज
कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के अंदर आपको इस तरीके का देखने को मिलेगा, यानी जो आपका डार्क बैकग्राउंड है उसमें आपका स्पेसिमेन आपको ब्लैक और आपको ब्राइट के शेड में देखने को मिलेगा, साथ में कुछ आपको हैलो इफेक्ट भी देखने को मिलेगा विच इज़ ब्राइट। ठीक है, तो ये समझ में आया आप लोगों को थोड़ा बहुत, मतलब ज़रा बहुत अगर आया हो तो? अगर कुछ इसमें कंफ्यूजन है तो मुझे बताइए भी। हेलो, बताइए, कुछ अगर पूछना है तो पूछिए, या बिल्कुल भी नहीं समझ में आया होगा या तो आपको, ठीक है ना? तो एक बार पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है ना? एक बार आप इसको पढ़िएगा, ठीक है? फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को एक बार आप पढ़िएगा, और प्रेस कोड में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, या कोई अगर और दूसरी बुक है आपके पास माइक्रोस्कोपी से रिलेटेड, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। और फिर अगर आपको कोई नई चीज़ समझ में आएगी तो आप फिर पूछिएगा, ठीक है? यस सर सर। इसको शेयर कर दीजिएगा, शेयर कर क्या दीजिएगा सर इसको, क्या चीज़? सारे ये सब सर जो दिखा रहा है सब। प्रेस कोड के अंदर से ही मैंने लिया है ये, ठीक है ना? ये जो प्रेस कोड बुक मैंने आपको मैं रिकमेंड की थी, उसी में से ही मैंने ये इमेजेस लिए, ठीक है? ओके सर। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल इतना रहने देते हैं।